आपको लगा कि चूंकि मोनालिसा वायरल है इसका एक फायदा मैं उठा लूं। सनोज मिश्रा कोई अच्छा इंसान नहीं है। मुझे 10 बार ऐसे टच किया सनोज मिश्रा ने। आप कैसे तय करेंगे कि लव जिहाद? एक आदमी बागपत से जाकर टीका लगा के हाथ में माला पहन के रुद्राक्ष पहनकर वो बाप से मिलता है, बोलता है मेरा नाम लक्की है। क्योंकि देखिए ये उसका अपना फैसला है, वो किसके साथ शादी करती है, वो ठीक। क्रिश्चियन से करती है, हिंदू से करती है, मुस्लिम से करती है, सरदार से करती है, ये इंडिविजुअल चॉइस है किसी भी इंसान की। आपने कहा कि लड़की नाबालिग है, लेकिन जब उसकी शादी हुई है जी। तो शादी तो बालिग होनी पे ही हुई है। मेरी फैमिली दूसरी जगह मेरी शादी करना चाहते थे और मुझे वो अच्छा नहीं लगा। अभी खुश है अभी आप? तो खुश हूँ मैं। तो 1.5 साल में आपको ना समझ नहीं लगी, लेकिन जब उसने शादी कर ली अपने पसंद से, आपसे ना समझ। पहले भी आप पे रेप का आरोप लगा है। हाँ। ऐसा क्यों होता है कि आप ही पे बार बार इस तरह का आरोप लगे? सनातन की बात करता हूँ, मैं धर्म की बात करता हूँ, मैं लव जिहाद के खिलाफ बात करता हूँ। क्या सिर्फ इमोशनल होकर के कोई 10-15 करोड़ रुपए लगा दे? 3 चीजें सामने आती हैं। एक तो ये कि भाई आपका पैसा फंसा हुआ है। दूसरा कंसर्न आप कह रहे हैं क्योंकि आप बार बार ये कहते हैं कि मैं सनातनी हूँ, मैं अपने धर्म की रक्षा के लिए सब कुछ करूंगा, मेरे हिसाब से ये लव जिहाद है, इसलिए मैं इसके खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा हूँ। जी। तीसरी चीज ये है कि क्या कोई पर्सनल इंटरेस्ट है जिसकी वजह से आपको लगता है कि नहीं भाई ये तो मेरे हाथ में, मेरी एक्ट्रेस मैंने बनाई थी, मैंने सब कुछ किया था, कोई और लेके चला गया। मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ क्लियर हो जाए कि आप फिल्म इमोशनल होकर बनाते हैं, पैसे के बनाते हैं। आप दोनों बातें एक साथ कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि सच सामने आए, मैं चाहता हूँ कि जो मेरे मैं इमोशनल सच को तो दिखाऊं, लेकिन मैं इमोशनल तरीके से पहले सोचता हूँ, उसकी वजह से करता हूँ। फिर आप कह रहे हैं कि मेरे को नुकसान नहीं होना चाहिए, मैं पैसे के लिए एक आप अपनी बात को काट रहे हैं। आपके बारे में अक्सर कि आप एक एजेंडाधारी या एक प्रोपेगेंडा बेस्ड फिल्म बनाते हैं। देखिए, प्रोपेगेंडा का मतलब है सच। सच जब आप बोलेंगे ना, नहीं है, नहीं वही है आज की तारीख में। सच देखिए, नहीं होना ही नहीं, प्रोपेगेंडा। आप तो संविधान के खिलाफ भी बात करें। मेरे लिए धर्म बड़ा है। बदबूदार दाढ़ी वाला मुल्ला, कभी आप कहते हैं पंचर बनाने वाले का लड़का, तो इस तरह की भाषा तो शोभा नहीं देती नहीं, किसी मेरा इंसान गुस्सा के लिए। अगर बाकी कोई चीज गलत हुई है तो उसके लिए देश की अदालत है। आप इस बात को भी डिनाई नहीं कर सकते हैं कि इस भारत देश में फर्जी आधार कार्ड नहीं बनते। अभी आपको 60 साल का आपका नाम का आधार कार्ड बनवा के दिखा दूं, बताइए। आपकी तो बहुत तगड़ी पहुंच है। नहीं, पहुंच नहीं है, करते हैं लोग फर्जी वाला। नहीं, आपने खुद कहा कि मैं फर्जी बना वाला सकता करते हूं, तो हैं। इसलिए मैंने हाँ। कहा है, क्योंकि मुझे नहीं पता कैसे बनती। अगर आपको एक संभावना लगती है कि मोनालिसा वापस आना चाहते हैं तो क्या आप मौका देंगे? किसी गरीब को अगर आप पढ़ाना है उसको पैसे दे दो, कुछ कर दो, लेकिन सर पे मत बिठाओ। तो मेरी जीवन की बहुत बड़ी भूल थी। आज हमारे साथ हैं फिल्म मेकर सनोज मिश्रा। सनोज अपनी फिल्मों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं, बल्कि ये कहें कि विवाद में रहते हैं तो बेहतर होगा। फिलहाल वो चर्चा में हैं कुंभ से वायरल हुई मोनालिसा को लेकर। मोनालिसा ने उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो आज की इस बेबाक बातचीत में हम जानेंगे मोनालिसा ने उन पर आरोप क्यों लगाए, मोनालिसा के साथ उनके संबंध कैसे रहे, साथ साथ ये भी जानेंगे कि उन्हें एक एजेंडाधारी फिल्म मेकर क्यों कहा जाता है। बहुत बहुत स्वागत है सनोज जी, जी। धन्यवाद आपका। जी। जो मैंने आपका इंट्रोडक्शन दिया उसमें जी। थोड़ी तल्ख बातें भी हैं, जो नहीं, कि हम कोई थोड़ा विषय आगे जी तल्ख कुछ भी नहीं है। जी। ये व्यवहारिक चीज़ें हैं जो आपने जो मुद्दा उठाया है, जो बातें हैं, ये बहुत व्यवहारिक हैं। और जहाँ पर हमारी बात आती है कि मोनालिसा ने, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं, और ये इल्ज़ाम अभी के 15 दिनों के बाद लगाए गए हैं। मतलब जब से वो पिछले 15 लव जिहाद का शिकार हुई, मेरे हिसाब से। अब दुनिया क्या कहती है अलग बात है। तो 15 दिन के पहले की उसके वीडियोस देख लीजिए, उसके अपने स्टेटमेंट्स देख लीजिए, मेरे बारे में, अपने परिवार के बारे में, माँ बाप के बारे में। और जिस दिन ये लव जिहाद कांड हुआ है केरल में, उसके ठीक एक दिन पहले वो अपने पापा के साथ किस तरह से बोट में, गाड़ी में भाग रही है, रील बना रही है। तो वो सारी चीज़ें, और अचानक सडनली उसका एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन होना, और एकदम से उसका एकदम से गिरी हुई बातें करने लगना, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र दिखाता है और दर्शाता है। देश दुनिया भी देख रही है कि इस लव जिहाद का मैंने सबसे पहले विरोध किया। मेरे पीछे बहुत सारे लोग आए और उन लोगों ने बहुत समर्थन दिया मुझे। इस समर्थन से घबरा करके उस जिहादी ने, जो उस लड़की को लेकर के गया फंसा कर वहाँ पर, वो उससे कहलवा रहा है। लड़की को तो कुछ पता ही नहीं, इतने लंबे लंबे जो डायलॉग्स बोल रही है और ऑथेंटिकल चीज़ें जो बोल रही है, उसको बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ के खुश हूँ, इसके अलावा कुछ बोल ही नहीं पाती थी वो। तो उसको पूरी तरह से तैयार किया गया है, इसलिए कि मैं एक आवाज़ बन रहा हूँ उन गरीबों के लिए जिसके साथ उन्होंने धोखा किया, छल किया, और जिस तरह से वो यहाँ से उसको उठाकर ले गया, बेवकूफ़ बनाकर गरीब परिवार को। मैं उसके खिलाफ खड़ा हो रहा हूँ, पुलिस में कार्रवाई करवा रहा हूँ, उसके परिवार को लेकर उसको न्याय दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस मुहिम को रोकने के लिए ही इस तरह की अनर्गल बातें की जा रही हैं।
देखिए बहुत गंभीर बात कह रहे हैं आप, लव जिहाद कह रहे हैं इसे। हाँ जी। आप कैसे साबित कर सकते हैं कि ये लव जिहाद है? वो आप कैसे तय करेंगे कि ये लव जिहाद है? नहीं, क्योंकि नहीं। देखिए ये उसका अपना फैसला है, वो ठीक किसके है। साथ शादी करती है, वो ठीक क्रिश्चियन है। से करती है, हिंदू हाँ, से हाँ। करती है, मुस्लिम से करती है, सरदार से करती है। जी। ये इंडिविजुअल चॉइस है किसी भी इंसान की। हाँ। आप कैसे तय करेंगे? मैं कहना चाहूँगा, पहली बात तो ये है कि एक स्वतंत्रता है कि आदमी बालिग होने के बाद किसी के साथ भी शादी कर सकता है, उसका अपना निर्णय होता है। लेकिन जब लड़की जहाँ पर नाबालिग हो, इसका मतलब अनमैच्योर है, उसके निर्णय अनमैच्योर हैं। और ये बात अभी इन्वेस्टिगेशन में चल रही है, पुलिस में चल रही है कि उसकी शादी वैलिड है कि नहीं है। तो इस बिहाफ पर मैं कह सकता हूँ कि उसके अनमैच्योरिटी का फ़ायदा उठाया गया। अब दूसरा सवाल जो आपने किया कि क्या ये लव जिहाद है या नहीं, कैसे तय होगा? तो मैं कुछ कड़ियों के बारे में आपको बताना चाहूँगा, कहना चाहूँगा। उन कड़ियों को आप जोड़ लेंगे तो आपको जवाब खुद ब खुद जी मिल मैं जाएगा। जानूंगी, लेकिन उससे पहले चूंकि आपने कहा कि लड़की नाबालिग है, लेकिन जब उसकी शादी हुई है जी। तो शादी तो बालिग होनी पे ही हुई है। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ बैठ के हम कह देंगे कि वो नहीं, नाबालिग है तो हाँ, हम बिल्कुल, नाबालिग हो जाएगी। आपका जो सवाल है बहुत जायज़ है। और जो पुलिस में जो आज इंक्वायरी चल रही है, जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इसीलिए हो रहा है वहाँ पर कि किस साल से 1 साल पहले 16 साल की लड़की अचानक से 18 साल की हो जाती है। उसके जो फर्जी डॉक्यूमेंटेशन किया गया, जिस तरह से उसको वहाँ के राज्य सरकार ने सपोर्ट किया, जिस तरह से वहाँ बड़े-बड़े मिनिस्टर ने इस शादी को सपोर्ट किया और द रियल केरल स्टोरी 2 के नाम से इसको वहाँ पर सेम डे उसका पोस्टर जारी किया गया। तो ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र दिखाता है और इसकी पुलिस में जाँच हो रही है। इसी बात की तो जाँच हो रही है, इसी बात की तो लड़ाई लड़ रहा हूँ मैं, क्योंकि उनका फैमिली, उनका परिवार ये कह रहा है कि ज़बरदस्ती बरगलाकर मुझे यहाँ से ले जाया गया और जिन्होंने पैदा किया है, वो माँ-बाप बोल रहे हैं, उनको तो याद होगा ना कितने साल की है। हमें तो मान लो मैं बाहर का आदमी हूँ, जब वो कह रहे हैं कि अभी लड़की हमारी अनमैच्योर है, नाबालिग है और नासमझ है, वो तो मैं जानता हूँ कि नासमझ है। वो 1.5 साल रहकर साथ में मैंने समझ लिया कि कितनी बड़ी नासमझ है, तो इस तरह से इतना बड़ा कदम नहीं उठाती। अब लेकिन आपने जब ये 1.5 जांच का विषय है जी। और जांच चल रही है इस मामले में और जांच की जब कड़ियाँ आगे जुड़ रही हैं, जहाँ पर जो फर्जी डॉक्यूमेंटेशन हुआ है, जब पुलिस वहाँ तक पहुँच रही है, उस बीच पे वो जिहादी आकर मेरे खिलाफ बयानबाजी करवा रहा है ताकि जांच बाधित हो जाए और जिस दिशा में जांच जा रही है उसके बजाय सनोज मिश्रा पर लोग फोकस कर लें और इसके चरित्र पर सवाल उठा दो, इसके 35 साल की तपस्या पर सवाल उठा दो, इसके नेक मकसद पर सवाल उठा दो, इसकी उस बात पर सवाल उठा दो जिसमें एक गरीब बच्ची को लेकर आइकॉन बनाना चाहता था, इसके उस पर सवाल उठा दो जब ये महाकुंभ की जो प्रतीक बनी थी उस प्रतीक को लेकर के आगे बढ़ रहा था और करोड़ों लोग, करोड़ों लड़कियां, करोड़ों गरीब मासूम बच्चे एक सपना देखने लगे थे कि अगर मोनालिसा कुछ बन सकती है तो मैं भी कुछ बन सकती हूँ। उस जी, सपने को आपने खत्म कहा कि किया। मोनालिसा नासमझ है और आप 1.5 साल में ये अच्छी तरीके से समझ गए थे जब उसके दौरान आप कांटेक्ट में रहे या काम साथ में किया। हाँ जी। तो आपको 1.5 साल के बाद ये ख्याल आता है कि वो नासमझ है? 1.5 साल में तो आपने कभी नहीं कहा, जितने भी आपके बयान हमने सुने या देखे मीडिया के थ्रू, वो सब यही आए कि बहुत संभावनाएं हैं इस लड़की में, हाँ, बहुत हाँ। अच्छा कर रही है, बहुत सीख रही है। जी, जी। तो 1.5 साल में आपको नासमझ नहीं लगी, लेकिन जब उसने शादी कर ली अपनी पसंद से, आपसे नहीं, नासमझ नहीं, हो गया? नासमझ तो मैंने हमेशा रखा, उसको ऐसा कभी नहीं कहा कि ये पीएचडी कर चुकी है, नहीं, या बहुत PhD बड़ी तो of course समझदार किया ही नहीं है, तो हाँ, उसको आप नहीं कह नहीं तो सकते। मैंने इतना कभी नहीं। हाँ, ये मैंने जगह लर्निंग प्रोसेस का बहुत अच्छा है, ये मैंने हमेशा कहा, आज भी कह रहा हूँ, उससे मैं अलग नहीं हूँ। लर्निंग प्रोसेस इसलिए कि मैं जब कभी उसको बोलता था कि देखो मोना, मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया है। एक ऐसा मैटर हुआ कि जिहादियों ने मुझे भी फंसाया, बीच में फंसाकर मुझे जेल भेजा, लेकिन मैं बाहर आया हूँ और हाई रिस्क पर हूँ क्योंकि मेरा बिजनेस ख़त्म हो चुका है। मेरा जो मेरे साथ जो रूटीन में लोग मेरे साथ काम करते हुए मेरा साथ छोड़ चुके हैं। अब मैं इंटरेस्ट पर पैसा ले रहा हूँ, ब्याज पर पैसा ले रहा हूँ। तुम अगर इस तरह से सेट पर हंसोगी, सीरियस नहीं रहोगे, अगर अपने करेक्टर में नहीं जाओगी तो फिल्म ख़राब हो जाएगी। फिल्म ख़राब होगी तो मेरा पैसा डूबेगा और मैं नुकसान में आऊँगा। जब उसको इस तरह से मैं ब्रीफ करता था तो उसका परफॉर्मेंस लेवल 100% हो जाता था। तो मैं ये नहीं कह सकता कि उसके अंदर लर्निंग प्रोसेस नहीं था या सीखना नहीं चाहती थी या जिम्मेदारी का एहसास नहीं था। वो जिम्मेदार थी लड़की। लेकिन जो इधर जो शॉकिंग हुआ है 15 दिन के अंदर, वो मेरे भी और सारी दुनिया, समाज जो भी उससे उम्मीद लगा के बैठा हुआ था, सबके लिए शॉकिंग है वो, मेरे लिए नहीं। जी सरोज जी, मुझे ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि पहले भी मेरे साथ ऐसा हो चुका है, पहले भी आप पे रेप का आरोप लगा है। हाँ। अभी डायरेक्ट रेप का आरोप बेशक नहीं लगा, लेकिन उसने जिस तरीके से बातें कही हाँ, हैं वो हाँ, कहीं ना कहीं उसी डायरेक्शन में जाती हैं। जी जी। तो ये ऐसा क्यों होता है कि आप ही पे बार बार इस तरह के आरोप लगते हैं? देखिए, मेरे लिए इसलिए ऐसा होता है क्योंकि मैं सनातन की बात करता हूँ, मैं धर्म की बात करता हूँ, मैं लव जिहाद के खिलाफ बात करता हूँ। तो अगर आप धारा के विपरीत चलेंगे तो आपको कीमत तो आप चुकानी तो पड़ेगी। संविधान के खिलाफ भी बात करते हैं। संविधान के खिलाफ क्या बात करता मैंने कभी? संविधान आप तो मेरे लिए जब जब ये कहा जाता है कि हम जब अपने देश की बात करते हैं तो हमारा देश तो धर्मनिरपेक्ष है, तो आप हमेशा नहीं, बात मेरे लिए करते हैं। धर्म बड़ा है।
मैं धर्मनिरपेक्ष नहीं हूँ बिल्कुल भी, मैं धर्म सापेक्ष हूँ। मेरा धर्म इसलिए बड़ा है क्योंकि मेरा धर्म एक ऐसा है जो पूरी दुनिया को अपने अपने साथ समाहित कर सकता है। शांति का धर्म है, ये गला काटना नहीं सिखाता, ये किसी का मर्डर करना नहीं सिखाता, लव जिहाद नहीं सिखाता, ये नहीं सिखाता है कि बहन बोलकर उसको बरगला के लेके जाओ और उससे शादी कर लो। हमारे धर्म में तो बड़ी पवित्रता है, तो मुझे तो नहीं लगता है कि इतना बड़ा पवित्र धर्म कोई होगा जो सारे धर्मों को लेकर के चल रहा है। आज की तारीख में हमारे यहाँ देश में कितने सारे लोग, सब तो अच्छे से जी रहे हैं। तो मैं इस बात को हमेशा डिनाई करता हूँ कि मेरे लिए धर्म सर्वोपरि है। अगर कोई कट्टरपंथी ये बोल सकता है कि मेरे लिए धर्म पहले है, संविधान बाद में, तो मैं अगर बोलता हूँ इसमें बुराई क्या है? इसमें तो मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मैं हिंदू इसलिए बोल रहा हूँ तो बुरा लगे तो ये आपकी अपनी सोच है। नहीं तो जो आप, सॉरी मैं बीच में सवाल पूछ रही हूँ कि हाँ। जो जिस लड़की की हम बात, किसने आरोप लगाया, हाँ, वो बाद में आपके टच में रही? आप सुनिए मेरी बात, मुझे इस फिल्म को रोकने के लिए, मैं नहीं बोल रहा, मैं इसी फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर, बिकॉज ऑफ ये फिल्म धर्मांतरण और लव जिहाद पर आधारित है। अब आप सोचिए कि इसकी कड़ियाँ कहाँ से जुड़ रही हैं। जब फिल्म की स्टार्टिंग हुई तो मेरे स्टाफ की लड़की को तोड़ लिया गया, उसको ब्रेन वॉश किया गया और उसको मेरे खिलाफ ले जाकर मेरे खिलाफ रेप केस दर्ज कराया गया। चूंकि वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी थी नहीं, उसको ज़्यादा नॉलेज भी नहीं था। उसने जब किया उसके बाद उसको पश्चाताप हुआ कि नहीं, हमें शायद ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने भरे कोर्ट, कैसे हो गया? भरे कोर्ट में जाकर जब उसने सबका नाम लिया कि पश्चाताप था, यहाँ वहाँ भी माइंड वॉश था दूसरी तरफ से, ऑफ कोर्स वही था, ब्रेन वॉश था, और उसको लगा कि उसने गलत किया। तो मैंने नहीं कहा, उसने खुद जाकर सारा राज खोल दिया कि इसके पीछे वसीम रिजवी, पहले वो आरोप लगाती है, फिर खुद जाकर कहती है कि मैंने गलत लगाया। बिल्कुल गलत लगाया, और उसने एफिडेविट दिया और माननीय न्यायालय के सामने दिया है, निचली कोर्ट में दिया है और ऊपरी अदालत में भी दिया, सब जगह दिया उसने जाके। मैंने अपनी तरफ से कोई सफाई पेश नहीं की कि मैंने रेप किया है कि नहीं किया है। देखिए 35 सालों की जो तपस्या होती है, और उसमें अगर कोई बहुत निचले स्तर से बढ़कर कोई थोड़ा सा भी नाम अगर कमाता है तो उसका सबसे बड़ा लॉस क्या होता है? उसका नाम खराब होना। और जो लोग हमारे अगेंस्ट में होते हैं, जैसे अभी जिहादी है, तो उसको भी लग रहा है इनका नाम है, इसको नाम को मिटा दो। यही बात पहले भी की गई थी और 2 महीने की जेल भी रही मेरी सब। जी हाँ, तो अब नहीं, मैं कह रहा हूँ ये बात मैंने नहीं कही, उस लड़की ने कही कि मुझे एक साजिश के तहत फंसाया गया, मुझे इनके खिलाफ खड़ा किया गया। मैंने कोई सफाई नहीं, कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं तो जेल में था। फिर मैं बाहर आया तो मुझे लगा चलो सबको माफ कर देते हैं और इस फिल्म के जरिए सबको जवाब देते हैं। हमें सिनेमा बनाना चाहिए। कुछ मुझे लगता है ज्यादा बड़ा दिल नहीं है आपका, है ये, वो तो अगर बड़ा दिल नहीं होता, कोई तो आप पे आरोप लगाता है आप उसे माफ कर देते हैं। ऑफ कोर्स आपको कुंभ में कोई लड़की दिखती, उसमें इतनी संभावनाएं दिखती हैं कि आप उसमें कितना नहीं, वो तो मेरी जीवन की बहुत बड़ी भूल थी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि बड़ी सोच रखता हूँ, क्योंकि अगर मैं बड़ी सोच मेरा इमोशंस है, मैं इमोशनल आदमी हूँ। अगर मेरे अंदर भावनाएं नहीं होंगी, अगर मेरे अंदर इमोशंस नहीं होगा तो मैं सिनेमा में क्या दिखाऊंगा? अगर मैं पत्थर हो जाऊंगा तो मैं तो पत्थर ही दिखाऊंगा ना। अगर मुझे ये नहीं पता चलेगा कि आपको कौन सी बात कहूंगा तो आपको बुरी लगेगी, अच्छी लगेगी, आप पे क्या असर पड़ेगा, आपके एक्सप्रेशंस कैसे होंगे, वही तो मुझे सिनेमा में दिखाना होता है। तो वो तो मेरा मूल है, मतलब मेरी बेस है, वो जो मेरा आधार है वो मेरी भावनाएं हैं। तो ये कह सकते हैं अगर मुझे कुछ चीज़ अच्छी लगती है या बुरी लगती है तो मैं माफ़ भी कर देता हूँ जल्दी और रिएक्ट भी करता हूँ। तो मुझे लगा कि लोगों ने भी मुझे कहा कि जो हुआ, चूँकि लड़की ने गिल्टी फील किया, इसको सब कुछ छोड़कर आपको आगे बढ़ना चाहिए और सिनेमा से आपको जवाब देना चाहिए। मैं फिर सिनेमा में लग गया, किसी भी तरह करके मैंने जब सिनेमा यहाँ तक खड़ा किया तो लव जिहाद पर बनी हुई फिल्म की हीरोइन लव जिहाद का शिकार हो गई। दूसरी तरह से मुझे घेर लिया गया। शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल करूंगा, जीवन भर करूंगा जी। और आपका कहना है कि ये लव जिहाद है, उस पर हम थोड़ी सी और बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जानना चाहते हैं कि मोनालिसा को आपने सेलेक्ट क्यों किया, क्या सोच के किया? देखिए वो ढंग से बोल नहीं पाती थी, हीरोइन जैसा अगर हम बोले जो मटेरियल होता है वो उनके अंदर नहीं था, ठीक है, और वो आज तक भी 1.5 साल के बाद भी उस तरीके से नहीं बोल पाती हैं जो मिलता, तो उनसे डायलॉग डिलीवरी कराना या एक्ट कराना ईजी नहीं रहा होगा। तो क्या आपको लगा कि चूंकि मोनालिसा वायरल है, इसका एक फायदा मैं उठा लूं इस मोमेंट का? जी, अब मैं इसके 3 जवाब देना चाहूँगा आपको। पहला मेरा ये है कि मेरा जो मकसद था फर्स्ट, वो ये था कि मैंने उसको महाकुंभ से नहीं उठाया था। महाकुंभ में जाऊंगा, महाकुंभ आध्यात्मिक जगह है, साधु संतों की जगह है, मैं वहाँ सिर्फ स्नान के लिए गया था। जब इसको मार पीट के वहाँ से भगाया गया इनके फैमिली को, ये लोग घर आ गए थे निराश होकर, तो मैं इनके गाँव गया, गाँव में जाकर पंचायत की, सबको बुलाया, बिठाया, समझाया और सब लोगों ने अप्रिशिएट किया। तब मैं उसको वहाँ से लेकर दूसरी जगह मैंने शिफ्ट किया। लेकर हम अपने साथ नहीं गए, शिफ्ट किया मैंने दूसरी जगह, ताकि घर पे परेशानी ना हो। मेरा मकसद सिर्फ यही था कि अगर एक आम लड़की
भाई अगर वायरल हुई है तो घास काटेगी जाके, क्या वायरल हुई तो मीडिया में के थ्रू हुई है ना, तो मीडिया का माध्यम है सिनेमा। मुझे लगा अगर इसको मैं कुछ सिनेमा के माध्यम से कर पाऊंगा तो एक अच्छा मैसेज लोगों में जाएगा कि एक आम आदमी भी खास बन सकता है। सिर्फ सनी लियोन को भी बाहर से लाके यहाँ पे नहीं प्लांट किया जा सकता है, एक आम लड़की भी बड़ी एक्ट्रेस बन सकती है। पहला लेकिन वायरल उससे तो अच्छा ठीक आप जी हाँ ठीक है, आपसे कह रहे वायरल वायरल होने का तो और भी लोग आ और जाते भी हैं बहुत लोग वायरल नहीं, हुए और हैं। क्यों नहीं आए लोग? तो मैं एग्जैक्टली आपसे वही नहीं जानना वो भी चाहती हूँ वही कि मैं आपने चाह किसी के लिए फील रहा क्यों हूँ, वो नहीं भी किया? आज खत्म हो गई होती। अगर मैं नहीं पहुंचा होता तो और भी लोग वायरल थे, कोई अब नाम लेवा भी नहीं जी, है मेरा आज सवाल की आप तारीख में। मेरा सवाल आपसे नहीं, है आपका कि कहने का जैसे मतलब आपने इनको आप ये ढूंढा- कहना चाहती हैं कि मैंने फायदा उठाने के लिए। नहीं, नहीं मैंने नहीं, नहीं कहा अब नहीं, इसका आपने जवाब मुझे देने दीजिए। जैसे आपका कटाक्ष ये था कि आप वायरल हो गई थी, तो वायरल हो गई तो हो जाती, उसके ऊपर 10 करोड़ कौन लगाता? तो रिस्क तो मेरा था ना, मैं एग्जैक्टली वही खर्चा तो जानना मेरा था चाहती ना। हूँ कि वो रिस्क आपने क्यों है लिया ना? इनके मैंने लिए? इसलिए लिया कि मुझे एक अच्छा मैसेज देना था। दूसरी बात आपको बताना चाहूंगा मैसेज के पीछे, दूसरा मेरा रीजन ये था कि ये लड़की बहुत अनमेच्योर है, इस पर बहुत मुझे काम करने की जरूरत पड़ेगी, तुरंत हीरोइन नहीं बन सकती। ठीक है ना, ये मुझे पता था पहले से ही, ये मुझे मालूम था कि ऐसा होने वाला है। और तीसरा जो कारण था, मेरी फिल्म इसके मिलने के पहले शुरू हो गई थी द डायरी ऑफ मणिपुर। उस फिल्म की कहानी में जब आप, अब तो फिल्म नहीं देख पाएंगे आप, नहीं अगर आप देखते तो उस फिल्म की कहानी में मुझे मोनालिसा जैसे ही किरदार की ज़रूरत थी, जो बहुत पुअर, बहुत साधारण, बहुत छोटी, बहुत इनोसेंट और एक साधारण लुक, मतलब जैसे आप लोग बोलते हैं हीरोइन जैसा कुछ नहीं है। तो हीरोइन का मतलब नहीं गोरी चिट्टी दबंग 6 फुट लंबी, एक किरदार होता है सिनेमा में। नहीं एक्ट तो कर पाए लेकिन नहीं ठीक है, एक्ट तो कर एक्ट के पाए। लिए तो मैंने ट्रेनिंग दिया ना उसको, दे ही रहा था, लेकिन वो किरदार में उसका जो स्ट्रक्चर था, जो बॉडी लैंग्वेज था, उसका चेहरा जो था, वो एक सांवली सी लड़की, गांव की लड़की, मजदूर की लड़की, तो वो अपने कैरेक्टर के बहुत आसपास थी। और मुझे ये लगा कि अगर इसको थोड़ा बहुत भी सिखा दिया जाएगा तो ये अपने चरित्र के आसपास रहेगी और इसके लिए इजी रहेगा। इसको अगर मैडोना बनाते तो मेरे लिए बहुत मेहनत होती, लेकिन उसको उसके अपने किरदार के आसपास लाना मेरे लिए आसान लगा था मुझे, और वो आसानी मैंने साबित भी की। मैंने फिल्म को कंप्लीट किया, हाँ, लेकिन वो नहीं कि जितना मैं चाहता था कि जैसा मैं किरदार में वैसा नहीं हो पाया, लेकिन उसके आसपास तो है, उससे आसपास से दूर भी नहीं जाने दिया मैंने जी तो ये मेरे 3 कारण थे जी। ऐसे। लेकिन सनोज जी, यहाँ पर सवाल ये आता है कि आप कह रहे हैं कि आप चाहते थे कि वो लड़की जो है वो एक मिसाल कायम करे। कितना पैसा लगता है फिल्म बनाने में? देखिए, फिल्म तो 1 करोड़ से शुरू होती है और 100 करोड़ तक। हाँ, मतलब एक एवरेज जो आप एवरेज फिल्म, जैसे मैं है। जो फिल्म बनाता हूँ, मेरा 5 से लेकर 10 करोड़ के आसपास बजट रहता है। इसके बाद रिलीज का अलग होता है, क्योंकि फिल्म बनाना मेरे हाथ में होता है, रिलीज कोई और करता है, उसका भी बजट, लेकिन वो भी इंक्लूड किया जाता है, रिलीजिंग का भी बजट। तो आप ये मान के चलिए, मैंने इस फिल्म का बजट रखा था 5.5-6 करोड़ के आसपास, लेकिन चूंकि बहुत सारे रिटेक्स, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा स्लो वर्क और बहुत सारे उस पर डायलॉग डिलीवरी के लिए मुझे बहुत सारा टाइम टेकिंग देना पड़ता था। तो ये फिल्म की शूटिंग जो हम लोग 26-27 दिन में करने वाले थे, ये टोटल 62 डेज चला, 62 दिन में। तो बजट बढ़ के हमारा बड़ा हो गया। हमने 4 शेड्यूल किए, हमने मणिपुर किया, इम्फाल किया, इटावा किया, फिर उसके बाद नेपाल किया, उसके बाद तब जाकर देहरादून में भी इसका वाइंड अप हुआ। तो मैंने अपनी औकात से ज़्यादा उसमें पैसे खर्च कर दिए और मेरे पास कुछ भी नहीं था। मेरा कि क्या सिर्फ किसी को इमोशन में, आपने कहा कि मैं इमोशनल इंसान हूँ, मैं उस तरीके से सोचता हूँ, क्या सिर्फ इमोशनल होकर के कोई 10-15 करोड़ रुपए लगा देगा कहीं पर? हाँ, वो कोई नहीं लगाएगा, वो मैं आखिरी व्यक्ति था, और अब तो शायद मेरी हैसियत भी नहीं रहेगी आगे उतनी। और ये लोगों के लिए भी सबक है कि इमोशंस में आकर कोई भी सनोज मिश्रा मत बनो, अन्यथा कोई अगर गरीब है, किसी पर आपको दया आती है, तो आज मुझे 10-15 करोड़ में तो आप और भी बहुत सारा कुछ भला कर सकते थे किसी का। नहीं ठीक है, भला तो हम अपने तरीके से करें, हमें सिनेमा के अलावा कुछ तो आता नहीं था, आज भी वही आता है मुझे। हाँ, लेकिन किसी गरीब को अगर आप पढ़ाना है, उसको पैसे दे दो, कुछ कर दो, लेकिन सर पे मत बिठाओ, ये मुझे आज समझ में आया। तो आप ये कह रहे हैं कि आपने सर पे बिठा लिया था? ऑफ कोर्स। किस तरीके से? हर तरह से, उसको हर सुविधाएं, इसलिए उसने किसी चीज को समझा नहीं। अगर आज वो इस चीज स्ट्रगल करके हासिल करती तो वो ये बात भी समझ पाती कि 35 साल के बाद अगर किसी ने अपना नाम कमाया है और उस पर हम कीचड़ उछाड़ेंगे तो उस पर क्या बीतेगी, या समाज जो देख रहा है, जो करोड़ों लड़कियां उसके साथ जुड़ी हुई थी, उनकी भी तो भावनाएं हाथ हो रही हैं कि वो चाहती थी। आज मैं आपके कल की बात बता रहा हूँ, परसों में था उधर महेश्वर में, इसके साथ की जो लड़कियां थी, पहले जब जाता तो पूरा गलियों में चहचहाती थी, घूमती थी, क्योंकि उनको लगता था कि हमारे साथ की लड़की हीरोइन, मोनालिसा हीरोइन बन चुकी है। आज वो उदास हैं, माला उधर रखा हुआ है, उधर उदास बैठे हुए हैं, तो महेश्वर में उदासी छाई हुई है, बिकॉज अब उसके एक डिसीजन ने सैकड़ों हजारों लड़कियों के सपनों को तोड़ दिया। वो लड़कियां भले ही कुछ न कर पाती, लेकिन एक ऊर्जा मिलती है ना,
अच्छी बातों से ऊर्जा मिलती है और पूरी नेगेटिविटी फैली हुई है। उसके साथ साथ अब नेगेटिविटी इस तरह से फैली जो इल्ज़ाम लगा रही है अपने माँ बाप पर, मुझ पर। तो माँ बाप तो उसका जवाब दे भी रहे हैं, उसका खानदान पूरा जवाब दे रहा है, पूरा महशर उसका जवाब दे रहा है। उस अकेली लड़की के अलावा इस तरह के बयानों का कोई समर्थन अगर करता हो तो वो खाली जिहादी होंगे, वामपंथी होंगे और कोई नहीं। खासतौर पे मध्य प्रदेश में कोई भी ऐसा नहीं जो उसके बयानों का समर्थन करे। मैं पूरे स्टेट की बात कर रहा हूँ। तो देखिए, शुरुआत में तो जो मोनालिसा ने स्टेटमेंट दिया था उसमें सीधा नाम आपका नहीं लिया था, बाद जी। में सीधे सीधे आरोप लगाए। तो अब आप ये बताइए कि वो आप लेकिन शुरू से देख रहे थे कि बहुत परेशान है, बेचैन है, मीडिया के सामने आ रहे हैं, ठीक है, आप उनके घर पे जा रहे हैं, माता पिता से मिल रहे हैं, ठीक है, उनको पुलिस की मदद के लिए लेके जा रहे हैं। तो अब इसका क्या मकसद? इसमें 3 चीजें सामने आती हैं। एक तो ये कि भाई आपका पैसा फंसा हुआ है, पहला कंसर्न ये हो सकता है, जी, बिल्कुल, ठीक है, हाँ। जो कि किसी जायज है। Of course। दूसरा कंसर्न आप कह रहे हैं, क्योंकि आप बार बार ये कहते हैं कि मैं सनातनी हूँ, मैं अपने धर्म की रक्षा के लिए सब कुछ करूंगा, मेरे हिसाब से ये लव जिहाद है, इसलिए मैं इसके खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा हूँ। जी जी ठीक है, 2 चीजें। तीसरी चीज यह है कि क्या कोई पर्सनल इंटरेस्ट है जिसकी वजह से आपको लगता है कि नहीं भाई ये तो मेरे हाथ में, मेरी एक्ट्रेस मैंने बनाई थी, मैंने सब कुछ किया था, कोई और लेके चला गया अचानक से? ऐसा कुछ नहीं। मैं तो बहुत सारे एल्बम किया, जी। बहुत सारे वीडियोस किया और 1-2 और फिल्में भी बाहर साइन की थी और मैंने कभी उसको फाउंडेशन में पहली बार रखा नहीं। उनके परिवार को भी पता है और उसकी फैमिली चूंकि केयर टेकर थी, 24 आवर उनके साथ रहती थी, तो वो बेहतर जानते हैं। जो पब्लिक आज सवाल जवाब कर रही है वो नहीं जानती कि पर्दे के पीछे क्या था। पर्दे के पीछे था कि 8 आदमी एक साथ घर में रहते थे जो एक एक सेकंड पल पर की नज़र रखते थे उस लड़की पर। और शूटिंग पर भी अगर रही तो मेरे यहाँ भी 5 आदमी थे, मेरी शूटिंग पर भी 5 आदमी थे और उसके साथ 300 आदमियों की टीम थी पूरी। और जहाँ तक ये बात रही कि जैसे मेरा पर्सनल इंटरेस्ट में इतना हाइपर क्यों हो गया अचानक से, तो उसके जो 3 रीज़न आपने गिनाए उसमें तो एक तो इसको डिनाई करता हूँ। पहला रीज़न है कि मेरा पैसे का नुकसान हुआ। दूसरा रीज़न ये है कि मेरे उस प्रोजेक्ट का नुकसान हुआ जिसकी वजह से मुझे जेल भी जाना पड़ा। और एक अच्छा मैसेज जो देश में जाता है इस लव जिहाद के खिलाफ, उस फिल्म पर आज संकट के बादल छा गए। तीसरा जो मेरा इंटेंशन था वो ये नहीं था कि मेरे हाथ से चिड़िया चलेगी। मैं तो फिल्म इंडस्ट्री में बैठा हूँ, मैं तो इसको इस फिल्म के बाद में कभी साथ में काम भी नहीं करने वाला था, ये मैं पहले भी बोल चुका था। मेरा तीसरा इंटेंशन था वो गरीब परिवार और वो बाप, वो बेबस बाप जो केरल की सड़कों पर दौड़ रहा था, भाग रहा था अपनी बेटी की, जिसने 17 साल उसको 16 साल तक पैदा किया, बढ़ाया और एक आदमी उसको जाल में फंसा कर लेकर चला गया। उस दर्द को मैंने महसूस किया और उसने जब ये बात कही कि लड़की अनमेच्योर है तो मुझे लगा मुझे इनका साथ देना चाहिए। ये 3 कारण ये थे। चौथा कारण आता है जो आपने बोला कि मैं सनातनी हूँ, तो इससे मैं कभी अपने आप को अलग कर ही नहीं सकता। ये डंके की चोट पर हूँ और धर्म की रक्षा के लिए इस तरह के जो फर्जी लफ्ज़ है, प्यार करने में नहीं, हिंदू मुसलमान में शादियाँ होती हैं, लेकिन ये सिर्फ एक प्रतीक थी महाकुंभ की और सनातन को नुकसान पहुंचाने के लिए, एक ऐसा मैसेज देने के लिए, खासतौर पर जनजातियों में और जो ट्राइबल्स में लोग हैं कि मोनालिसा देखो ट्राइबल्स की थी और उसने मुस्लिम से शादी की। तो एक तरह से प्रमोशन होता है, प्रमोट करने वाली चीज़ को बढ़ावा दिया गया। इसके पीछे मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि जांच हो रही है, निकल के आएगा। PFI का हाथ है इसमें, पूरे जो वामपंथियों का हाथ है। एक पंचर जोड़ने वाले का लड़का एक 5 स्टार होटल में किसी को ले जाके कैसे रख सकता है? 5-5 बार हवाई यात्राएं कहाँ से करा सकता है? इतना बड़ा इवेंट कैसे कर सकता है शादी का जिसमें बड़े बड़े नेता, मंत्री, मिनिस्टर शामिल होते हैं? तो ये सारे सवाल क्वेश्चन में आते हैं, जिन पर सवालों पर बहस होनी चाहिए। बिल्कुल बात होनी चाहिए। और लेकिन यहाँ पे जो सवाल है वो ये भी आता है कि आप जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कभी आप कहते हैं कि एक बदबूदार दाढ़ी वाला मुल्ला, कभी आप कहते हैं पंचर बनाने वाले का लड़का, तो इस तरह की भाषा तो शोभा नहीं देती नहीं, किसी मेरा इंसान गुस्सा के लिए। ये मेरा गुस्सा है, इतना गुस्सा तो जायज़ है। अब वो मेरे बारे में पिता समान हूँ, मेरे बारे में बोल सकती मुझे गलत तरीके से छुआ गया, वो बुलवा रहा है, वो नहीं बोल सकती। वो जो बुलवा रहा है तो इतना तो मेरा फर्ज बनता है बोलना, और इतना मैं हूँ, मतलब इतना भी ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ मैं ऐसे ही हूँ। नहीं, लेकिन यहाँ पर फिर ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि यहाँ तक तो ठीक था, चलिए आपके पैसे की बात है, आपका प्रोजेक्ट है, आपने शुरू किया, आप चाहते थे कंप्लीट करना, लेकिन आप उसको जाके बार बार लव जिहाद का नाम दे करके ये कहना कि मैं सनातनी हूँ, मैं इसकी रक्षा करूंगा, ये चीज समझ में नहीं आती, क्योंकि ये रक्षा का कॉपीराइट किसी के पास नहीं है। अगर वो बालिग है, वो अपनी पसंद से जिंदगी जी सकती है, फैसला ले सकती है, और बाकी अगर कोई चीज गलत, अगर कोई चीज गलत, हाँ, उस पर बात हो रही है, जब भी शादी हुई है तब तो बालिग के आधार पे ही हो गया, वो जांच चल रही है, अलग बात है, उसमें क्या निकल के आएगा। लेकिन अगर वाकई कोई चीज गलत हुई है तो उसके लिए देश की अदालत है, तो अदालत में तो गए हम कौन सा उसको मारने के लिए लेकर बंदूक दौड़ रहे हैं? अदालत, पुलिस काम कर रही है, अदालत काम कर रही है, और जो चीजें हैं सामने आएंगी, मेरे पर भी जो आरोप लगाए गए उसमें भी अदालत है, साक्ष्य आएंगे कि भैया कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, नार्कोटिक्स होगा, उसको बातचीत होगी, सब उस पर तो होगा ना। ऐसा तो नहीं कि किसी ने कुछ बोल दिया, मैं अपने आप को अभी अंबानी बोल दूं तो मैं अंबानी नहीं हो जाऊंगा ना। तो बात जो हो रही है उसके पीछे तथ्य भी होने चाहिए। मेरे बात जो है उसके पीछे तथ्य है। एक आदमी बागपत से जाकर
टीका लगा के, हाथ में माला पहन के, रुद्राक्ष पहनकर वो बाप से मिलता है, बोलता है मेरा नाम लक्की है, मैं आपकी बेटी को फिल्म बनाना चाहता हूँ, बड़ी फिल्म, सनोज मिश्रा से अलग होके। उनसे जानकारी नहीं होनी चाहिए, मैं बहुत बड़ा हॉलीवुड का डायरेक्टर हूँ। क्या लव जिहाद नहीं और क्या है? और उसको फंसा के ले जाया गया केरल 3 बार। खाली वहाँ पोस्टर बना रहा है, खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही, खाली आरती उतारी जा रही, अगरबत्ती तो उतारी आपको जा ये रही। सारी जानकारी किसने नहीं दी? थी, मुझे जानकारी थी नहीं। मैं वही पूछ रही, किसने दी आपको? उनके सारी पिता ने दिया मुझे, जब ये सारा कांड हो गया तब मुझे पता चला। पिता ने इससे पहले नहीं बताया? क्योंकि नहीं देखिए बताया। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हाँ। गॉडफादर अगर मैं आपके लिए हाँ इस्तेमाल हाँ, करूं तो गलत नहीं होगा। बताया उन्होंने, ठीक नो है? डाउट। उनका भी कुछ रहा होगा, हर इंसान का देखो कुछ ना कुछ पर्सनल। उनको भी लगा कुछ समय के लिए, कोई जिहादी इतना ज़्यादा मानसिक रूप से तैयार होते हैं कि वो लोगों को बम ब्लास्ट करने तक का कर देते हैं। तो उन्होंने भी इस तरह से सिखाया कि सनोज मिश्रा अपनी फिल्म तक खाली सीमित रखना चाहता है। वो चाहता है प्राइवेट प्रॉपर्टी खाली हमारी तरह से काम करे, आपको बाहर निकलना है, आपको काम करना है, आपकी लड़की कहाँ से कहाँ जा सकती है हॉलीवुड में। ये 5-10 करोड़ की पिक्चर थोड़े, 50-100 करोड़ की फिल्म, ये हवाई जहाज, ये कॉलेज, ये स्कूल, इस तरह से अगर उनको बताया गया तो वो भी इतने इनोसेंट लोग हैं, उनको ABCD नहीं पता। शादी का पता कैसे चला आपको? नहीं, मैं तो एक्चुअल में शूटिंग थी ना 2 दिन की, तो केरल से वो लोग इधर आने वाले थे। केरल गए तो मुझे पता था क्या है, ट्रेनिंग वेनिंग के लिए, पता नहीं क्या। तो मैं 2 दिन पहले मैं सोचा मैं चला जाता हूँ, थोड़ा तैयारी कर लूँ यहाँ की। तो मैं एयरपोर्ट पर था, मैंने एक न्यूज़ देखी कोई, तो उस न्यूज़ में मुझे लगा कि फेक है, किसी ने भेजी मुझे। अच्छा। फिर उसका फ़ोन आया, मैंने कहा अरे फेक है भाई, वो साउथ वाले गई है वहाँ पे कुछ नौटंकी कर रहे हैं अपना, फिल्म का कोई सीन होगा उसका। लेकिन थोड़ी देर बाद, चूंकि मेरी 45 मिनट था फ्लाई करने में, देखा तो पूरा लाइन लग गई न्यूज़ की, और न्यूज़ चल रही है केरल में, यहाँ वहाँ। तो मैंने फिर जयसिंह जी को फ़ोन लगाया, जयसिंह मतलब उनके पिताजी जो हैं। जब फ़ोन लगाया तो उन्होंने फ़ोन उठाया और वो रो रहे थे बेतहाशा। मैंने कहा क्या हो रहा है? तो उन्होंने बोला कि वो पुलिस स्टेशन के अंदर और मुझे बाहर रखा गया है। तो मैंने कहा एक बार मुझे मोनालिसा से बात कराओ, शायद मैं उसको समझा पाऊँ। तो पुलिस वालों ने उसको अंदर जाने नहीं दिया। फिर मेरी फ्लाइट थी, मैं 2 घंटे बाद जब मैं लैंड करता हूँ, देखता हूँ उसकी शादी हो गई है, पोस्टर द रियल केरल स्टोरी का लॉन्च हो चुका है, सामाजिक सौहार्द की बातें वहाँ हो चुकी हैं। आपने पोस्टर देखा? हाँ, मैंने कुछ देखा, और मीडिया में भी आप भी देख सकते हो, और सब चीज़ें हो चुकी थी। फिर मैंने जब जयसिंह जी को फ़ोन लगाया तो वो रेलवे स्टेशन पर थे, और उनको वो वापस आने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, क्योंकि उनके पास अब कुछ नहीं बचा था वहाँ। केरल में उनके ना भाषा चलती थी, ना उनको कोई जानने वाला था। इकलौती उनकी लड़की थी जो कोई छीन कर उनके हाथ से ले गया था, और वहाँ पर भी उसने पुलिस स्टेशन में ब्लेम लगाया था कि मुझे इनके जान का खतरा है। अब एक बाप से अगर जान का खतरा होगा बेटी को, तो यही मार देता ना, केरल लेके क्यों जाता? वो तो तुम्हारे शादी सपनों करने के बाद है ना, शादी से नाराज होकर सपनों के पंख लगा रहा था, तुम्हारे पीछे पीछे पूरा खानदान भाग रहा था। पिता से खतरा नहीं था, लेकिन जो कि शादी कर लिए दूसरे धर्म में, जो कि ऑब्वियसली उनके घर वाले साथ नहीं थे, नहीं चाहते थे, तो उसके बाद खतरा ये कहा है। एक बार पूछ लेती, आपके घर का क्या हिसाब किताब है ये पता होता है, और जिस समाज से, जिस तरह के बैकग्राउंड से वो आती है। आपने बाद में देखा ना, जितने सारे स्टेटमेंट आए, सारे उनकी दादी से लेकर उनके पिता से सब तमाम लोग ये आए कि हम ना खुश हैं इस शादी से, हम नहीं चाहते कि वो करें। ठीक है, तो जाहिर है वो समझती है। तो लड़की जब नाबालिग है तो उसको इतना राइट्स नहीं बनता कि इस तरह से कानून के खिलाफ जाए। देखिए, अभी तो हम यही मानेंगे जब तक कि सामने कोई और नहीं आ रहा है, सामने आ रही ना, अभी तो शादी हुई है, षड्यंत्र था। अभी तो शादी हुई है, तो शादी तो बालिग बालिग हुई है। लेकिन ये भी आपको बता दूं कि चीजें तर्कहीन नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ, या उनके पिता जो चिल्ला रहे हैं, या मीडिया में जा रहे हैं, या जो कानूनी कार्रवाई उन्होंने जो पुलिस का, न्यायालय का सहारा लिया है, वो भी आप उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। आप इस बात को भी डिनाई नहीं कर सकते हैं कि इस भारत देश में फर्जी आधार कार्ड नहीं बनते। अभी आपको 60 साल का आपका नाम का आधार कार्ड बनवा के दिखा दूं, बताइए। आपकी तो बहुत तगड़ी पहुंच है। नहीं, पहुंच नहीं करते हैं लोग फर्जी वाला। नहीं, आपने खुद कहा कि फर्जी वाला करते हैं, तो इसलिए मैंने कहा है, क्योंकि मुझे नहीं पता कैसे बनता है। नहीं, बनता है, बनाते हैं लोग तमाम सारे। आप चले जाइए वेस्ट बंगाल में, वहाँ ममता दीदी क्या करनी है, फर्जी आधार कार्ड ही तो बने हैं लोगों के, सब बांग्लादेशी आके बस गए वहाँ। तो सिर्फ वेस्ट बंगाल में बनता है, बाकी जगह, केरल में 2 जगह बनता है, बाकी जगह नहीं होता। नहीं, बाकी जगह हो चाहे ना, लेकिन वेस्ट बंगाल में तो मैंने खुद देखा है कि वहाँ से किस तरह से लाकर लोगों को बसाया जा रहा है, कैसे वहाँ पे स्टैब्लिश किया गया, और 1-2 नहीं संख्या, करोड़ों की संख्या, वहाँ पे लाखों की संख्या। अच्छा, अभी बताइए कि फरमान से आपकी मुलाकात कभी हुई? कभी नहीं हुई ना, नहीं, कभी नहीं मुलाकात हुई। तो क्योंकि इसमें इस तरह की चीज़ें भी आएंगी पहले, जैसे जो आपने भी कहा है कि वो हाथ में ये बांध करके और रुद्राक्ष पहन के और हिंदू बता के खुद को, और इस तरह से मुलाकात की, और बाद में कुछ और निकला। तो खैर, आपकी मुलाकात ये उनके पिता ने बताया मुझे, उनके पिता ने बताया, और ऑथेंटिकल चीज़ें उनके घर के बगल जिस होटल में रुका हुआ था, वहाँ भी पुलिस जांच कर रही है, किस नाम से रुका था, क्या था, वो सब इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। उज्जैन में जाकर अचानक से कैसे पहुँच गया आदमी, कैसे निकाल लिया उसने नाम पता, कुछ तो रहा होगा इस पीछे षड्यंत्र। मैं लव जिहाद अगर बोल रहा हूं, इससे अलग, थोड़ा सा इससे अलग बात करते हैं वैसे, क्योंकि ये तो बात हुई सिर्फ एक मोनालिसा की या उसकी जुड़ी हुई फिल्म की। आपकी जितनी भी पीछे भी फिल्में हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं विवाद, कंट्रोवर्सी साथ चलते हैं। तो क्या कहना चाहिए, देखिए, सनोज मिश्रा जहाँ होते हैं वहाँ विवाद पैदा होते हैं, या विवाद अपने आप आपके पीछे चले आते हैं? अपने आप आते हैं। मैं विवाद तो चाहते नहीं, मैं तो शांति से जीना चाहता हूँ। जिंदगी भर मैंने इतनी मेहनत की, इतना त्याग किया, तपस्या की। कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं होता, बिना चिंगारी की तो आग नहीं होती। तो आपको मैं बताना, मेरी फिल्म काशी टू कश्मीर, कश्मीर मुद्दा मैंने उठाया,
मैंने सच दिखाने की कोशिश की कि किस तरह से वहाँ रातों रात कश्मीरी पंडितों को भगा गया, विवाद हो गया, घर पे आग लगा दी गई मेरे, ठीक है। दूसरी फिल्म राम की जन्मभूमि, जिसमें हलाला पर मैंने पहली बार बेबाक तरीके से फिल्म बनाई, देश भर में रिलीज किया। आज हलाला की जो भी सीन्स आप देखते हैं, आप डालिए फिल्म में खाली कहीं पे हलाला, तो जो भी रील्स आपको दिखाई देंगे वो मेरी ही फिल्म के हैं। उस पर विवाद हो गया क्योंकि मैंने सच बोला, और सच संविधान के तहत बोला। हमारा संविधान है, न्याय व्यवस्था, हमारा संविधान, हमारा सेंसर बोर्ड, उन्होंने फिल्म को पास किया। फिर पिक्चर आई मेरी द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, उसमें मैंने धर्मांतरण के साथ साथ इस मुद्दे को उठाया कि कैसे बांग्लादेशियों को लाकर रोहिंग्याओं को बसाकर वोट बैंक बनाया जा रहा है, वहाँ पर कैसे तानाशाही की सरकार चल रही, वो उसमें विवाद हो गया। उसमें भी दीदी ने मुझे टारगेट पे ले लिया, उस पर मुकदमे, उस पर केस, उस पर मारा मारी। तो क्या मैं सच ना बोलूँ? मतलब मैं दिखाऊँ फिल्म में कि वो एक 4 दोस्त आए और एक कमरे में गए, एक बंगले में पार्टी करने के लिए, फिर एक एक करके मरने लगे, कौन उनकी हत्या कर रहा है, इस तरह की फिल्में बनाऊं क्या मैं? देखिए, आप डॉक्यूमेंट्री फिर बनाइए, फिल्म क्यों बना रहे हैं? नहीं, क्यों ना फिल्म बनाऊं? नहीं, फिल्म तो मेरा जब राइट्स देखिए, फिर आपको सच दिखाना था, देखिए, डॉक्यूमेंट्री इसलिए नहीं बनाता, वो ठीक है, सीमित है। फिल्म तो कल्पना थिएटिकल फिल्मों का क्रेज ज्यादा है, मैं अपनी बात मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने के लिए करता हूं, और डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले तो 50 आदमी बना रहे हैं। सिनेमा बनाने के लिए इतना बड़ा जिगर और इतने पैसे होने चाहिए। आप जब सच दिखाएंगे तो आप दूसरा सच भी तो दिखाएंगे ना। आप गोधरा के दंगे भी दिखाइए। कहाँ दिखाऊं? गोधरा कांड आप दिखाइए। गोधरा कांड में फिल्म बन चुकी है, दिखाया ना। मैं बना, देखो फिल्म बन चुकी है उस पर, ठीक है, तो मैं उसमें क्या दिखाऊंगा? फिल्में तो बहुत सारे टॉपिक में बार-बार थोड़ा कमर्शियल भी देखना पड़ेगा ना। अगर मैं आपको लग रहा है कि उसमें बनेगा तो कमर्शियल नहीं आएगा। नहीं, मुझे अनटच सब्जेक्ट चाहिए जी। मुझे ऐसा सब्जेक्ट चाहिए जिसको किसी की हिम्मत ना हो। किसी ने 2 मिनट की डॉक्यूमेंट्री ममता बनर्जी जी पर बनाई हो तो मुझे बताओ। वहां पे मैंने 2.5 घंटे की फिल्म बनाई है। आपने अभी तक 84 के दंगों पे भी नहीं बनाया। 84 के दंगों बनाऊंगा मैं। लेकिन आप गोधरा में नहीं बनाएंगे। नहीं, गोधरा बन चुकी है, 84 के दंगों पर फिल्म नहीं बनी है। बहुत क्या बात करें, कितनी फिल्मों में नहीं बनी, लेकिन हाँ, अभी क्या, अभी जस्ट, अच्छा, जो गोधरा पर फिल्म बनाने वाले मेरे 2 फिल्में बनी है, एक तो नहीं, दोनों ही मेरे मित्र हैं, और दोनों की फिल्में ही नुकसान में गई, पहली बात। अब तीसरी फिल्म बना करके मैं कैसे लेके आऊंगा मार्केट? थोड़ा सा ना, मैं चाहती हूँ कि ये चीज क्लियर हो जाए कि आप फिल्म इमोशनल होके बनाते हैं, पैसे के बनाते हैं, आप दोनों बातें मेरे पास कह रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि सच सामने आए, मैं चाहता हूँ कि जो मैं इमोशनल सच को तो दिखाऊं, लेकिन मैं इमोशनल तरीके से पहले सोचता हूँ, उसकी वजह से करता हूँ। फिर आप कहते हैं कि मेरे को नुकसान नहीं होना चाहिए पैसे के लिए, आप अपनी बात को काट रहे हैं। नहीं, मैं काट रहा हूँ, उसका तर्क दे रहा हूँ ना। तर्क उसका ये है कि फिल्म बनाना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं कि जब मन किया और गुल्ली डंडा लेके चल गए खेलने। हाँ, तो इसके पीछे पैसे लगते हैं। नहीं, पैसे लगते हैं। अब मुझे पहली बात तो, मुझे अपनी विचारधारा सुनिए, बर्बाद किया आपने 10-15 करोड़ क्यों लगाया? मेरी बात सुनिए, मेरी अपनी विचारधारा और मेरा अपना कॉमर्स भी होना चाहिए, क्योंकि पैसे इतने तो मेरे पास होते नहीं, मैं तो दूसरों से लेके फिल्म बनाता हूँ, तो मुझे उनको भी बताना होता है कि भैया हम बिजनेस भी करके देते हैं। अगर मेरे पास पैसा हो तो अपनी मनमानी फिल्म बनाओ। आपने बोला भी गोधरा कल से चालू कर देता, लेकिन मुझे मालूम है गोधरा पर कोई पैसे नहीं देगा। मैं अपनी विचारधारा लेके चलता हूँ, ऑफकोर्स चलता हूँ। तो ये बताएं मुझे कि ऐसा क्यों कहा जाता है आपके बारे में अक्सर कि आप एक एजेंडाधारी या प्रोपेगेंडा बेस्ड फिल्म बनाते हैं? देखिए, प्रोपेगेंडा का मतलब है सच जब आप बोलेंगे ना, प्रोपेगेंडा का मतलब नहीं, वही है आज की तारीख में। देखिए, नहीं होना ही प्रोपेगेंडा को वामपंथियों ने और जो एंटी नेशनल लोग हैं वो यही बोलते हैं कि ये प्रोपेगेंडा है। सच तो सच है, प्रोपेगेंडा है। अब आप ये बताइए, अगर जो बोलता है आदमी, जो सच है उसके लिए प्रोपेगेंडा की जरूरत नहीं है। जो इंसान ये बोलता है कि कश्मीर से पंडितों को नहीं भगाया गया, तो बिल्कुल गलत है। नहीं, क्या नहीं भगाया गया? भगाया गया। तो अगर इस पे फिल्म बनाओ लो, प्रोपेगेंडा। लेकिन मैं वही कह रही हूँ ना कि सिर्फ वही नहीं, गोधरा कांड में गोधरा में पूरी बोगी जला दी गई, 56 लोग उसमें जंजा जलकर मर गए। अगर इस पर हम काम करें तो क्या इस पे बोले प्रोपेगेंडा? आप मुझे बताइए, ये क्या प्रोपेगेंडा करेंगे? लेकिन आप उसके बाद जो दंगे वो भी करेंगे, लेकिन प्रोपेगेंडा। अब ये बताइए कि राम जन्मभूमि का जो मैटर था, जिस पर तमाम लोगों को, निहत्थे लोगों को मार डाला गया, अगर मैं उसको एज इट इज दिखा रहा हूँ तो प्रोपेगेंडा। भाई सच बोलना क्या गुनाह है क्या? अभी तक तो लोग यही बता रहे थे फिल्मों में कि पंडित होता है, विलेन होता है, ठाकुर होता है, ये सब तो दिखा रहे थे ना, मुसलमान बहुत अच्छा होता है। अगर मैं सच बोल रहा हूँ, जो आप बता रहे हैं वो आपके नजरिए का सच है, पहली बात। नहीं, वो देखिए, वो कहीं ना कहीं व्यवहारिकता की कसौटी पर भी है, ऐसा नहीं। फैक्ट है, उससे डिनाई नहीं किया जा सकता, लेकिन फैक्ट सिर्फ एक तरफा नहीं होता। जी। अगर सच आपका ये है तो सच आपका ये भी होगा। ठीक है, मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा कि अगर कोई चीज मैं अपने तरीके से दिखाना चाह रहा हूँ तो न्याय व्यवस्था है, कोर्ट है और सेंसर है। पहले सेंसर हमें रोकता है, फिर हम कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट, ये जितनी भी मेरी फिल्में हैं, इनके पीछे मैं सारे एविडेंस लेकर गया हूँ। नहीं तो ये फिल्में कोर्ट में गई हैं, सेंसर में गई हैं, बहुत धक्के खाए मैंने, तब फिल्में बाहर आई हैं। और जो चीज़ मैं बोलता हूँ उसका मैं साक्ष्य लेकर चलता हूँ। पिछली फिल्म में क्यों हुआ? नहीं, इसलिए क्यों मतलब नहीं, लोग देखिए, जो ये बोलते हैं एजेंडा फिल्म है, वो लोग आ जाते हैं मेरे सामने।
पिक्चर को रोक दो, फिर मैं दिखाता हूँ, ये देखो प्रूफ, ये देखो प्रूफ, ये देखो प्रूफ। जो चीजें आप बता रहे हैं वो तो सच, बहुत सारी चीजें उसमें सच्ची हैं जो आप बता रहे हैं, उसपे तो बहुत सारी फिल्में बनी हैं, तो उनपे तो कोई रोक नहीं लगती, तो आपकी फिल्मों पे रोक क्यों लगती है? नहीं लगती, उनपे भी वो भी फाइट करते हैं, आपको पता क्या नहीं? बात करें, अभी 2-3 महीने फिल्में रुक गई हैं, आने में रुक जाती हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, इसका एक और दूसरा रीजन ये भी है कि वो लोग जो काम करते हैं उनके ऊपर बड़े लोगों का हाथ है, और मैं वन मैन आर्मी हूँ, ये भी है। बड़े लोग हाथ है, वो चुपचाप निकल जाते हैं, छोटा आदमी उसको अटका लो, इधर रोक लो, छोटा आदमी उसके ऊपर इल्जाम लगा दो, छोटा आदमी उसको बोल दो कि इन्होंने मेरे साथ छेड़छाड़ की, ये कुछ भी इल्जाम लगा, इसको जेल भेज दो, ये ज्यादा बोल रहा है, सच बोल रहा है, या मेरे खिलाफ जा रहा है, इसको अंदर कर दो। तो वो मुझे उसका भी नुकसान होता है, क्योंकि मैं छोटा आदमी। धुरंधर को आप कैसी फिल्म मानते हैं? वो भी प्रोपेगेंडा बेस्ड फिल्म है। वो एकदम सच्ची फिल्म है, और मेरा एकदम सच्चाई से भी आगे है, और मैं अगर उस फिल्म को बनाऊं तो अभी जस्ट 200% और उसमें जो चीजें नहीं हो पाई वो मैं और दिखाऊंगा। मेरा अपना ये व्यू है, ये 200%। वो जो दिखाया है नेशन, जो हमारे देश में हुआ, जो राष्ट्र में हुआ, वो छोटी छोटी कहानियों को उन्होंने, छोटी छोटी घटनाओं को पकड़ा है, वो छोटे छोटे इश्यूज को पकड़ा है, और बहुत सारे इश्यूज उसमें ऐसे रह गए, इश्यूज के साथ बहुत सारी कल्पना को डाला गया है, जिसे कि इस तरह की चाशनी में लपेटा गया है कि वो पूरा सच नजर आता है। अब कोई मान लो किरदार है, हमें थोड़ा सा, हम बैठे बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर किरदार को हमें थोड़ा सा मॉडिफाई इसलिए करना पड़ता है कि वो सिनेमा है और लोग बोर ना हो जाए, थोड़ा मॉडिफाई, चलिए मेरे हिसाब से थोड़ा हुआ, ज्यादा नहीं हुआ है। हाँ, जो एक्शन सीन्स है, जो चीजें हैं, जो एक मारा तो 100 मर गए, 200 मर गए, वो चीजें तो फिक्शनल होती हैं, लेकिन जो घटनाएं हैं वो बहुत सच है, और सच्चाई भी बहुत कम ही दिखा पाए, और बहुत बड़ी बड़ी सच्चाइयां भी हैं जो आनी बाकी हैं। अगर मैं जीवित रहा आगे आने वाले समय में तो इस पर कोशिश करूंगा कि मैं आगे बनाऊँ। हाँ, ऑफकोर्स है। रोज अगर मैं शाम हो जाती है तो लगता है आज का दिन मैंने पूरा बिताया, क्योंकि जिस तरह से थ्रेड आ रही है अभी, जैसे आपने बोला कि आपके ऊपर इल्जाम लगाया गया, 6 दिन पहले मुझे फ़ोन आया था केरल से, और मुझे स्पष्ट कहा गया कि अगर ये फालतू बयानबाजी आप नहीं बंद करोगे तो आपके खिलाफ मोनालिसा को खड़ा किया जाएगा। इसका सबूत क्या है? किसका फ़ोन था? किसी का फ़ोन था, वो मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं पुलिस में दे रहा हूँ, उसको दे चुका हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने उनको स्पष्ट बताया कि मैंने ये बोला था कि मैं इस बोली भाली लड़की जो माला बेचती है, इसको लेकर फिल्म बनाऊंगा, हीरोइन बनाऊंगा, वो मैंने पूरा किया। इसके पीछे बहुत सारे ट्रबल हुए, लेकिन मैंने पूरा किया। मैं अपने बात का आदमी हूँ, और मैंने इस लव जिहाद के खिलाफ अगर आवाज़ उठाई है, उस गरीब परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज़ उठाई है, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। तुम्हें जो करना हो कर लो। वहीं पर मैंने एक वीडियो जारी किया कि अगला निशाना मैं होने जा रहा हूं। आप मेरे सोशल मीडिया पे देख सकते हैं कि अगला निशाना टारगेट पर मैं हूं। मुझे ऐसी थ्रेड आई है और ये कहा गया है कि मोनालिसा को आपके खिलाफ खड़ा किया जाएगा। तो ये एक दूसरा जवाब ये भी आपको स्पष्ट मिल जाता है कि किस तरह से लोगों ने एजेंडे के थ्रू उसको लिखा पढ़ा के समझा कर मेरा चरित्र हनन करने के लिए, और जो लड़ाई एक सनातन जो एकजुट हो रहा है उसको डिस्टर्ब करने के लिए, उसका माइंड डिस्टर्ब करने के लिए इस तरह की चीज़ें फैलाई जा रही हैं जो मैटर ही नहीं करता कहीं तक। अच्छा, ये बताइए कि अगर 1% हम इमेजिन करते हैं कि आपकी बात सही है कि मोनालिसा की ये शादी जो है वो नाबालिग है, शादी इनवैलिड हो जाती है, जी, ठीक है, और 1% वो वापसी करना चाहती है, तो क्या आपके जो बचा हुआ थोड़ा सा इसमें, सॉरी, से पहले सवाल ये आएगा कि आप अपनी फिल्म को लेकर क्या सोच रहे हैं अभी? देखिए, फिल्म तो हमारी जिस दिन उसने ये कांड किया था उसी दिन मिट्टी में मिल गई। इसलिए मिल गई क्योंकि जो उसका वर्ग था, जो उसका दर्शक वर्ग था, वो पूरी तरह से कट ऑफ हो गया। उसके बाद ये दूसरी चीज़ जो आती है कि मैं इतना बड़ा आर्थिक संपन्न नहीं हूँ कि मैं 5 करोड़ रुपए और खर्च कर पाऊँ उसको रिलीज़ में, क्योंकि छोटी रिलीज़ भी होगी तो कम से कम इतना पैसा खर्च होने वाला है। जो हमारे साथ लोग जुड़े रहे थे इस फिल्म को रिलीज़ के लिए, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए कि नहीं, अब जितना हुआ बस, इसके आगे हम नहीं जा सकते, बिकॉज अब बड़ी फजीहत हो रही है। और फिर मैं और भी जगह 2-4 जगह ट्राई किया, तो लोगों ने कहा भाई थिएटर में आग लग जाएगी, कुछ हो जाएगा, तो हम इतना रिस्पांस नहीं ले सकते। तो फिल्म का भविष्य क्या होगा, इस सवाल का जवाब अभी तक मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। चलिए हम सेकंड पार्ट पूछ लेते हैं आपसे कि अगर आपको एक संभावना लगती है कि मोनालिसा वापस आना चाहती है तो क्या आप मौका देंगे? नहीं, वो वापस आना चाहती है, उसके घर वाले जाने, वो जाने, मैं तो मेरे हाथ नहीं। तो फिल्म तो अगर एक आपको लगता है कि 1% वापसी से मेरी फिल्म पूरी हो जाती है, तब क्या होगा? अब कोई चांस नहीं है, बिल्कुल भी चांस नहीं है। वो अपना घर जाए, घर वाले जाने, उसके माँ बाप जाने। मुझे जो नुकसान उठाना था, मुझे मेरा जो अपना पागलपन था, मेरी जो अपनी जिद थी, वहाँ से मैंने अपने आप को ख़त्म कर लिया खुद ही। और धोखेबाजी का इतना बड़ा एग्जाम्पल शायद ही देश में कोई हो, जिस तरह से वो उसको बेशर्मी के साथ बुलवाया जा रहा है कि मेरे खिलाफ मुझे ऐसा टच किया, वैसा टच किया। तो एक बार इंसान भी होता तो सोचता है कि आपने वैसे थोड़ा बहुत तो सोचा होगा जब ये सब चीजें होने लगी कि एक इनडायरेक्ट आरोप तो शुरू में ही लग गया था कि मुझे खतरा है। मुझे तो 6 दिन पहले लगा होगा कि 6 दिन पहले मालूम हो गया था मुझे, तभी तो मैं इतना मुझे शॉक नहीं हुआ, क्योंकि सामने वाले ने मुझे बोल दिया था।
उन्हीं की टीम का आदमी। उन्होंने बोल दिया था कि अगला निशाना फिर आप हो, अगर आप इसमें हटते नहीं हो तो। और इसलिए ये भी कहा गया कि जिस सनातन की बात कर रहे हो, जिस धर्म की बात कर रहे हो, ये कोई काम नहीं आने वाले आपके, ये सब हट जाएंगे और जेल आपको होगी, चीज़ें आपकी भी होंगी डिस्टर्ब, नुकसान आपका होगा। आप सोच लो आपको क्या करना है। तो मैंने 1 सेकंड में नहीं गवाया, मैंने कहा मुझे बिल्कुल परवाह नहीं, मैं अपने स्टैंड पर कायम हूँ, बस। देखिए हमें ये लगता है कि जो भी चीज़ें हैं, अगर हम मोनालिसा की शादी की बात करते हैं, अगर वो बालिग है, अपनी पसंद से किसी के साथ जाती है, तो वो इंडिविजुअल चॉइस है। ऑफ कोर्स, मैं उसमें आते नहीं। अगर वो नाबालिग है, मैं आते नहीं उसमें। अगर वो नाबालिग है तो उसके लिए हमारे देश की अदालत है, हाँ, वो फैसला करेगी। तो मैं तो अदालत के इशारे अगर हम बात करते हैं हिंदू और मुस्लिम की शादी को लेकर या बाकी चीज़ों को लेकर, तो उसके लिए भी हमारा संविधान है। हाँ, ठीक है, तो उसमें अगर हम बार बार इस तरीके से आप कहते हैं कि ये चीज़ मैं करूँगा, धोखे से किया गया ना। नहीं, आप कह रहे हैं चीजें सामने आएंगी, अगर सच होगा तो सच सामने आना चाहिए। हम भी इस चीज को एंडोर्स करते हैं कि अगर वाकई धोखे से किया गया है तो वो सच भी सामने आना चाहिए, क्योंकि बात जो सच है वो सामने आना चाहिए। ये नहीं है कि किस तरफ की बात हो रही है। नहीं, एक तरफा कोई बात नहीं होनी चाहिए। बात यह है कि ये सारी चीजें होने के बावजूद ये मेरा सवाल अगेन वही आता है घूम फिर करके कि चाहे वो सनातन हो, चाहे वो इमोशनल होकर के करोड़ रुपए लगा देना हो, चाहे वो सारी चीजें जो है आप उसके मतलब वो आप क्यों चाहते हैं कि आप ही वो सब तय करें? नहीं, मैं क्यों चाह रहा हूँ? नहीं, आपने तो बताया ना कि लव जिहाद है। नहीं, मैं तय इसलिए कर रहा हूँ, मैं तय इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि जो आप मोनालिसा को आज आप देख रहे हैं, उसके पीछे बेस तो मैं हूँ, रिस्क तो मैंने लिया, जीवन तो मेरा समर्पित हुआ, समय मेरा बर्बाद हुआ, आज हाईएस्ट रिस्क पे है तो मैं, किसी और मोनालिसा को चांस देंगे? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। चलिए, हम भी चाहते हैं कि जो सच है वो सामने आए। अगर वाकई इस तरह की कोई इंटेंशन है कि गलत इंटेंशन से लड़की को बरगलाया गया है तो वो भी सच सामने आना चाहिए। अगर उसने अपनी चॉइस से, अपनी पसंद से किसी को चुना है अपना जीवन साथी, तो वो उसकी व्यक्तिगत समझ है, चॉइस है, पूरा हक है, वो चीज़ भी उसके पास पूरा राइट है। अगर आपकी फिल्म, हम चाहते हैं कि आपने अगर उसमें पैसा लगाया, मेहनत हुई है, इतने सपने आपके जुड़े हुए हैं, किसी भी तरीके से रिलीज़ हो पाए, लोगों के सामने आ पाए, तो उसके लिए भी हम ज़रूर चाहेंगे और हमारी शुभकामनाएं हैं उसके लिए। और साथ ही साथ हम चाहते हैं कि जो भी इच्छाएं आपकी हैं, जो आप चाहते हैं, जिस तरह की एक फिल्म के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं, वो आप लोगों तक दें। अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया।